हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज में गणित विषय पर यह हमारा अगला वीडियो। आज हम देखने जा रहे हैं रेखा गणित के विषय में। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं रेखा एवं कोण से। तो रेखा क्या होती है? रेखा दोस्तों एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। इसे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी कह सकते हैं। तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, उसे हम कहते हैं रेखा। ये वास्तव में बहुत सारे बिंदुओं का संयोग होता है, समाहार होता है। बहुत से बिंदु जो है मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो एक रेखा की लंबाई अनंत हो सकती है। इस रेखा को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं जिसके दोनों तरफ दो तीर होते हैं। इसका यदि आप नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं ए बी। सामान्य तौर पे गणित में जो नामकरण होता है वो इंग्लिश के लेटर से होता है, तो इसको आप नाम दे दीजिए ए बी। यदि इसको एक बिंदु से दो भागों में पृथक करें, एक बिंदु के द्वारा दो भागों में पृथक कर दिया जाए, तो उनमें से जो प्रत्येक खंड होता है वो कहलाता है एक किरण। अगर ओ बिंदु से इसको पृथक कर दिया जाए तो प्रत्येक जो खंड कहलाता है किरण। तो दो किरण हो गए, एओ और बीओ। एक रेखा को अगर दो बिंदुओं से काट दिया जाए तो जो खंड, जो टुकड़ा हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं रेखाखंड। तो ज्यामिति या रेखा गणित में हमारे ज्यादातर जो काम होंगे वो रेखाखंड से होंगे। अब रेखा के कई प्रकार होते हैं, जैसे सरल रेखा। दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, जो सीधी दूरी होती है, वो कहलाती है सरल रेखा। क्षैतिज रेखा, ये एक क्षैतिज रेखा है। पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब ऐसी जो रेखा होती है जो क्षैतिज पर खड़ी होती है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। जो तिरछी रेखा होती है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच, उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तो ऐसी अगर एक तिरछी रेखा ले लें तो वो होगी तिर्यक रेखा। क्षैतिज पर अगर कोई खड़ी रेखा हो बिल्कुल सीधी, तो उसे हम कहते हैं लंब। गणित में इसका मान 90 अंश होता है। वक्र, इस प्रकार की रेखाओं को या ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं वक्र। संगामी रेखा, अगर किसी एक ही बिंदु से तीन या तीन से अधिक रेखाएं जा रही हो तो वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोण। तो कोण क्या होता है दोस्तों? जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो उनके मध्य ये जो झुकाव बनता है उसे हम कहते हैं कोण। अब हम क्या देखते हैं कि इस आकृति में चार झुकाव बन रहे हैं। ये एक झुकाव है, ये एक झुकाव है, ये एक झुकाव है और ये एक झुकाव है। तो इन्हें हम कहते हैं कोण। यहाँ पे चार कोण हैं। अगर ये ए बी सी डी दो रेखाएं हैं, रेखाखंड हैं, आपस में ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो चार झुकाव बनते हैं। इस प्रकार यहाँ पे चार कोण बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कोणों का नामकरण। तो कोणों का जो नामकरण होता है रेखाखंड के किसी एक छोर से होता है, फिर केंद्र में
और उसके बाद रेखाखंड के दूसरे छोर में। तो इस कोण का अगर हम नामकरण करें तो ये कहलाएंगी AOD। अगर इस कोण का हम नामकरण करें तो वो होंगी BOD, कोण BOD। इस कोण का अगर नामकरण करें तो वो होगा BOC, और इसका कोण AOC। ये चार कोण हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये झुकाव कितना है इसके आधार पर कोणों के प्रकार हो सकते हैं। जैसे तो ये जो झुकाव है, ये झुकाव को हम अंश से नापते हैं। आपने चांदा देखा होगा, चांदा में जो इकाइयां रहती हैं, जो माप रहते हैं, उन्हें हम अंश कहते हैं। तो कोणों का मान हम अंश से मापते हैं। तो अगर ये झुकाव जो है 90 अंश से कम हो, 90 अंश से अगर कम हो झुकाव, तो हम उसे कहते हैं न्यून कोण। इस भांति अगर ये झुकाव जो है 90 अंश से ज़्यादा हो, तब हम उसे कहते हैं अधिक कोण। अगर ये झुकाव ऐसा हुआ, यहाँ पे देखिए ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, लेकिन ये जो है और ये जो है ये अधिक कोण है। और अगर वो 90 अंश के बराबर हो, अगर वो 90 अंश के बराबर हो, तब हम उसे कहते हैं समकोण। ये सारी ध्यान रखने लायक बातें हैं दोस्तों। आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है ऐसा कुछ दिया हो, अगर कोण जो है 90 अंश के बराबर हो तो निम्न में से वो क्या कोण कहलाएगा। तो सारी बातों पर आप ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कोणों का नामकरण देख लिया हमने, कोणों के प्रकार हमने देख लिए। अच्छा, एक सरल रेखा भी जो होती है, उसे भी अगर हम एक बिंदु, एक सरल रेखा AB लें और एक बिंदु बीच में O लें, तो ये भी एक प्रकार का गणित में झुकाव है। हालांकि प्रैक्टिकल तौर पे झुकाव नहीं है, पर ये झुकाव है। इसका भी एक कोण होता है, इसका भी एक मान होता है, जिसे हम 180 अंश, जिसका मान जो है 180 अंश होता है। और एक पूरा जो सर्कल होता है, एक पूरा जो चक्कर होता है, अगर ये एक रेखा हो, इस बिंदु से अगर ये एक पूरा चक्कर लगाए, इस बिंदु से अगर ये पूरा चक्कर लगाए, तो इस कोण का जो मान होता है वो 360 अंश होता है। ये आपको ध्यान रखने लायक चीजें हैं। तो एक पूरा चक्कर का मान 360 अंश होता है। एक सीधी रेखा में दो कोण बन सकते हैं, एक ऊपर की तरफ वो भी 180 अंश का होगा, और एक नीचे की तरफ वो भी 180 अंश का होगा। तो कोणों के मान के आधार पर, कोण के मान के आधार पर भी कोणों के कुछ नाम होते हैं। जैसे इसी उदाहरण पे हम लें तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है, तो ये जो कोण होगा, ये 180 अंश होगा। यानी कोण AOB की अगर हम बात करें, इसका मान होगा 180 अंश। फिर ये दो कोण को देखिए, ये जो दो कोण है AOD और BOD, ये आपस में मिलकर 180 अंश का मान बना रहे हैं। इन दोनों का जो मान होगा वो जोड़ने पर क्या होगा, 180 अंश। तो ऐसे कोण जिनका जो मान है जोड़ने पर 180 अंश हो, वो कहलाते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण ऐसे कोण जिनका जो मान है, जिनकी जो वैल्यू है प्लस करें तो 180 अंश हो, वो कहलाते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ पे AOD और BOD हो जाएंगे संपूरक कोण। उसी तरीके से COB और BOD भी हो जाएंगे संपूरक कोण, ये दो। उसी तरीके से ये दो भी संपूरक कोण हो जाएंगे, ये दो भी संपूरक कोण हो जाएंगे। फिर कुछ जो दो कोण होते हैं
उनका मान जब वो 90 अंश के बराबर होता है तब उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अगर दो कोणों का योग जो है 90 अंश हो, कोण 1 और कोण 2 जो है उनका योग अगर 90 डिग्री हो, तो ये दोनों कहलाएंगे पूरक कोण, एक दूसरे के पूरक कोण। जब ये कोण 1 कोण 2 ये 180 अंश मान होता है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं रेखाएं। अगर अभी हमने देखा कि रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी जगह पे क्रॉस करती हैं तो कोण का निर्माण होता है। दो रेखाएं अगर ऐसी हों जिनको आप कितना भी आगे बढ़ा लें, ए बी और सी डी अगर दो रेखाएं ऐसी हो जिनको आप कितना भी आगे बढ़ा लें वो एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस नहीं करें, तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होती है वो हर जगह समान होती है। ये जो दूरी होती है वो हर जगह समान होती है। तो दो रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत दूरी तक भी ले जाएं तो एक दूसरे को जब वो क्रॉस नहीं करती हैं और उनके बीच जो दूरी है वो समान होती है, तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा क्रॉस करती है, जैसे ई एफ अगर कोई तिर्यक रेखा क्रॉस करती है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कोणों का निर्माण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण के निर्माण यहाँ पे हो रहे हैं। इनको नाम दे दूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसी दशा में जो कोण एक दूसरे के सामने होते हैं, जैसे 1 और 4 एक दूसरे के सामने हैं, 2 और 3 एक दूसरे के सामने हैं, 5 और 8 7 और 6, तो ऐसे जो कोण होते हैं वो कहलाते हैं सम्मुख कोण। हालांकि उनके मुंह नहीं है पर मान के चलते हैं वो एक दूसरे के मुंह की ओर मुंह किए हुए हैं, सम्मुख कोण। तो कौन कौन से हो जाएंगे? कोण 1 व 4 हो जाएंगे सम्मुख कोण, 3 और 2, 5 और 8, 7 और 6, ये जो होंगे एक दूसरे के सम्मुख कोण होंगे। फिर तिर्यक रेखा से एक ही दिशा में, या तो इस दिशा में या उस दिशा में, एक छोड़कर जो दूसरा कोण होता है, जिनकी आकृति या जिनका मान जो है हूबहू दूसरे कोण के बराबर होता है, जैसे इसको हम लें 7 नंबर और 3 नंबर, 7 और 3, जैसे कोण 7 और कोण 3, 7 और 3, ये कहलाते हैं संगत कोण। इनकी गति एक जैसी है, इनकी गति एक जैसी है, दोनों एक ही तरफ मुंह किए हुए हैं, दोनों का मान बराबर होता है, ये कहलाते हैं संगत कोण। तो जैसे 3 और 7 की गति एक ही है, वैसे 5 और 1 की भी गति है, तो कोण 1 और 5 भी कहलाएंगे संगत कोण। याद रखिए दोस्तों, संगत कोण के जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं। इस पर प्रश्न देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर अगर इस दिशा में देखें तो 2 और 6 की गति एक जैसी है, तो कोण 2 और 6 भी होंगे वो होंगे संगत कोण, और 8 और 4 भी जो होंगे वो संगत कोण होंगे। अब देखिए कोण 7 और 4 को देखिए, कोण 7 और 4 को देखिए, या 8 और 3 को देखिए, 8 और 3 को देखिए, 4 या 7 को देखिए। इस प्रकार के जो कोण होते हैं इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट कोण, अल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण। 7 और 4, कोण 7 और कोण 4, कोण 8 और 3, कोण 8 और कोण 3, 8 3 7 4 5 2,
कोण 5 और 2, 1 और 6, ये सब के सब कहलाते हैं एकांतर कोण। तो संगत कोण में जब हम देखते हैं कि संगत कोणों के मान बराबर होते हैं, एकांतर कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। एकांतर कोण जो होते हैं उनका योग होता है 180 अंश। कैसे? उदाहरण पे लें, हम कह रहे हैं 3 और 8, 3 और 8 कोण 3 और कोण 8 180 अंश का होता है। 3 और 8 जो है एकांतर कोण है, मैं बोल रहा हूँ कि 3 और 8 जो है 180 अंश है उनका मान। तो हम क्या देखते हैं, कोण 3 और 7 जो है संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है, दोनों का मान बराबर होगा 3 और 7। तो कोण 3 की जगह मैं कोण 7 ले सकता हूँ, कोण 3 की जगह कोण 7 और कोण 8 का मान 180 अंश। तो अभी हमने देखा था कि एक सीधी रेखा पर जो कोण होता है वो 180 अंश का होता है, तो 7 और 8 हो जाएंगे 180 अंश। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एकांतर कोणों के योग जो होते हैं 180 अंश होते हैं, संगत कोण जो होते हैं वे बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं इनसे संबंधित। फटाक से 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसी में प्रश्न हो कि कोण 3 जो है वो 60 अंश का हो और आपको पता करना है कि कोण 8 जो है कितने अंश का होगा। कोण 3 जो है 60 अंश का है, कोण 8 कितने का होगा? तो हम जान रहे हैं कोण 3 और 8 क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश। एकांतर कोणों का योग जो होता है 180 अंश। तो इन दोनों कोणों का योग कर लीजिए, कोण 3 धन कोण 8 बराबर 180। कोण 3 है 60 अंश का, कोण 8 180, ये माइनस हो जाएगा तो कोण 8 हो जाएगा 180 माइनस 60 जो कि 120 अंश। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे संगत कोणों को लेकर या सम्मुख कोणों को लेकर पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। फिर और कुछ बताने लायक है क्या कोण में? नहीं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जो 3 भुजाओं से घिरी होती है। त्रिभुज ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जो 3 भुजाओं से घिरी होती है। अब इन भुजाओं का नाम हम दे देते हैं ए बी सी। तो 3 भुजाएं हैं यहाँ पे, ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है, ए सी जो है तीसरी भुजा है। 3 भुजाओं से घिरी हुई ज्यामितीय आकृति कहलाती है त्रिभुज। तो 3 ही इसके कोण भी होते हैं। हमने देखा 2 सीधी रेखाएं, 2 जो रेखाएं हैं अगर कहीं एक बिंदु पे मिलती हैं और उनके बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। तो 3 कोण यहाँ पे बन रहे हैं, कौन कौन से? तो पहले तो हम देख लेते हैं भुजाएं हैं। भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी है, बी सी है और ए सी है, ये भुजाएं हैं। और इनके कोण हो जाएंगे, कोण का नामकरण हमने देखा था कि एक भुजा से हम, एक रेखा से हम चालू करते हैं, एक रेखाखंड से, और जहाँ पे कोण बनता है वो बीच में होता है। तो ए बी सी एक कोण हो जाएगा, कोण ए बी सी। दूसरा कोण हो जाएगा बी सी ए, कोण बी सी ए। और तीसरा कोण हो जाएगा सी ए बी, कोण सी ए बी लिखिए, बी ए सी लिखिए, की मतलब है सी ए बी। ये 3 कोण हो जाएंगे। फिर इनके माप, भुजाओं के माप या कोण के माप के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अगर तीनों भुजाएं समान हैं, मतलब अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो, तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, तब उसे हम कहते हैं समभुज त्रिभुज। त्रिभुज, इसी को समबाहु भी बोलते हैं। भुज और बाहु एक ही है, मतलब भुज मतलब भी भुजा
हाथ होता है, बाहु मतलब भी भुजा होता है। तो समभुज त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में जिसको इक्विलेटरल बोलते हैं। तो तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हो तो समभुज है समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं, और जब वो बराबर नहीं हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। जब इनमें से दो भुजाएं बराबर हो, कोई भी दो भुजाएं, अगर ए बी बराबर बी सी हो या ए बी बराबर ए सी हो, इस कंडीशन में अगर ये दोनों भुजाएं हों या ये दोनों भुजाएं हों या ये दोनों भुजाएं हों, इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, समद्विबाहु त्रिभुज। और जब कोई भी भुजा बराबर नहीं हो एक दूसरे से तो हम कह लेते हैं उसको फिर विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ये तीनों आप ध्यान रखिए। ये हो गए भुजाओं के माप के आधार पर। अगला होता है कोण के मान के आधार पर। ये तीन ये भुजाओं के आधार पर हो गए, समबाहु, द्विबाहु और विषमबाहु। और कोण के माप के आधार पर, अगर इनके तीनों कोणों के जो माप हैं वो 90 अंश से कम हो, यानी ये तीनों के मान अगर 90 अंश से कम हो तब वो कहलाएंगे न्यून कोण। अगर इनमें से किसी का भी मान, किसी भी एक कोण का मान अगर 90 अंश के बराबर हो, किसी भी एक कोण का मान, कोई भी एक कोण अगर 90 अंश के बराबर हो तो वो कहलाएगा समकोण। जैसे एक त्रिभुज एबीसी हम लें और उसमें एक भी कोण का मान अगर 90 अंश हो तो उसे हम कहते हैं समकोण। और कोई भी एक कोण का मान अगर 90 अंश से ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। तो एक कोण अगर ऐसा हो, माफ करिएगा, एक त्रिभुज अगर ऐसा हो एबीसी, उसमें कोई भी एक जो कोण है वो 90 अंश से उसका मान अधिक है तो वो कहलाएगा अधिक कोण। तो ये तीन प्रकार हमने देख लिए, भुजाओं के माप के आधार पर प्रकार और कोणों के माप के आधार पर। अब त्रिभुज से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है दोस्तों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि त्रिभुज कितना बड़ा है, त्रिभुज कौन से प्रकार का है, उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि कोण एबीसी धन कोण बीएसी धन कोण सीएबी का मान जो होगा वो 180 अंश होगा। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। जैसे एक सामान्य सा प्रश्न अगर आपसे ये पूछे कि A जो है 60 अंश का है, B जो है 60 अंश का है, तो C कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूले से लिख लेंगे, ठीक है। तो B जो है 60 अंश का है, A जो है 60 अंश का है, आपको कोण CAB निकालना है 180 अंश। ये हो जाएगा दोनों 120 प्लस कोण CAB बराबर 180, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कोण CAB हो जाएगा 180 माइनस 120 जो कि है 60 अंश। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। इसी में अगर ऐसा हो कि ये त्रिभुज थोड़ी आगे को गई हो, यहाँ पे हो B और ये हो अगर D, तो ऐसे कंडीशन में जो अंदर के कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर उन्हें हम कहते हैं अंतःकोण। और कोई एक भुजा जब बाहर की ओर, ये दूसरी भुजा भी हो सकती है, कोई सी भी भुजा हो सकती है, जब ये बाहर की ओर बढ़ी हुई हो तो अब जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये जो
ये जो कोण होंगे उनका मान जो होगा वो जोड़ने पर 180 अंश होगा। ये होंगे आपके संपूरक कोण, अभी हमने देखा। तो अगर आपसे क्वेश्चन BAD का मान पूछे, कोण ABD का अगर आपसे मान पूछे ABD का, तो चूंकि ये कोण और ये कोण ABC और ABD जो है संपूरक कोण है, इनका मान कितना होगा? 180 अंश होगा। तो आप हल कर सकते हैं कि कोण ABC प्लस कोण ABD का जो मान होगा वो 180 अंश होगा। B का मान यहाँ पे पहले से दिया ही हुआ है 60 डिग्री, तो कोण AB का मान यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कोण ABD जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 60, 120 अंश। इसका मान हो जाएगा 120 अंश। इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि ये जो कोण होता है ABD, जो बाह्य कोण होता है, इसका जो मान होता है, इस कोण को छोड़कर, उसका जो संपूरक कोण है उसको छोड़कर बाकी जो कोण होते हैं उनके कोणों के योग के बराबर होता है। यानी मैं कह रहा हूं कि कोण ABD जो होगा, कोण सामान्य तौर से लिखें तो A और C के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा जो होगा वो 180 अंश होगा। नो मैटर कि त्रिभुज कितना बड़ा है, त्रिभुज कैसा है। अब त्रिभुज में दो चीजें होती हैं। एक तो जो होता है कि उसकी भुजाओं का योग कितना है। तो जब इसकी भुजाओं का योग पूछा जाता है तब उसे हम बोलते हैं परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ये अभी लंबा चलेगा दोस्तों हमारे साथ। अभी जब त्रिभुज ले रहे हैं तो तीनों भुजाओं का योग है, चतुर्भुज लेंगे तो चारों भुजाओं का योग होगा, पंचभुज में पांचों भुजाओं का योग, वृत्त लेंगे तो वृत्त की जो गोलाई होगी वो होगी परिमाप। ये हमारे साथ चलेगा, इसको आप ध्यान रखिए। और एक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं से घिरी हुई ये जो आकृति है वो कितना जगह घेर रही है, कितना क्षेत्र घेरती है, वो होगा उसका क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। तो अगर मैं इसे A, B और C नाम दे दूं, सहूलियत के लिए A, B, A, C लिखने में अगर टाइम लग रहा हो, अगर A, B, C से नाम दे दूं तो इसका जो परिमाप होगा दोस्तों, परिमाप क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का वो होता है, क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र है हाफ गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब यहाँ पे आधार तो दिया हुआ है, BC हमारा आधार है। आधार मतलब जिस पर ये त्रिभुज टिका हुआ है। अगर इस त्रिभुज को रखें तो किस पर टिका हुआ है? BC हमारा आधार है। ऊंचाई यहाँ पर दी नहीं हुई है, तो हम मान लें ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है दोस्तों। तो अगर एक लंब रेखा यहाँ पे खींची जाए, लंब का मतलब है कि यहाँ पे 90 अंश बन रहा हो, तो अगर एक सीधी रेखा यहाँ पे खींची जाए, इसको अगर O नाम दे दिया जाए, तो AO जो है वो उसकी ऊंचाई होगी। सामान्य तौर पर इसको H से हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा हाफ गुणित आधार को B से, B फॉर बेस और H फॉर ऊंचाई, तो हाफ गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल।